और आज के इस वीडियो में डॉक्टर आस्था के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेज 2 डायग्नोज। अब क्या है कि उनके सिम्टम्स वापस से वैसे ही हो गए। मेरे एक दो क्वेश्चंस आपसे और थे। ये जो डायग्नोसिस हुई थी एमआरआई की, एमआरआई करीब कितने टाइम? स्टेजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सर्जरी सजेस्ट करने। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या हमें कुछ। हेलो माय फिजियो फ्रेंड्स, इस सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी कोशिश इस सीरीज से ये है कि हमारे जो फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, वो उन प्रॉब्लम से बेटर तरीके से डील कर पाएं, जिन चीज़ों का वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अपने ऑर्थोपेडिशियन से जो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस कनेक्ट को दोबारा एस्टेब्लिश करने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है। और आज के इस वीडियो में डॉक्टर आस्था के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एवीएन ऑफ द हिप जॉइंट। तो हेलो एंड वेलकम डॉक्टर आस्था, और आज बताइए क्या क्वेश्चन लेके आए हो आप मेरे लिए? ओके, हेलो डॉक्टर युगल। हमारे पास एक पेशेंट आ रहे हैं एंड ही इज 40 इयर्स ओल्ड। 1 मंथ पहले वो अपने ऑर्थोपेडिक के पास गए थे बिकॉज उनको राइट हिप में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उनका एमआरआई हुआ तो एवीएन स्टेज 2 डायग्नोज हुआ। उसके बाद वो हमारे पास आ रहे हैं, उनका फिजियो सेशंस हो रहा है, लाइक अराउंड 1 मंथ हो चुके हैं उनको फिजियो कराते हुए। पेन भी बेटर हो रहा था। जब वो स्टार्टिंग में सेशंस ले रहे थे तो उनका पेन बेटर हो रहा था। जो भी उनके सिम्टम्स थे लाइक पेन और स्टेयर्स क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, सिटिंग अगर वो ज़्यादा देर कर रहे हैं, लाइंग अगर राइट साइड में कर रहे हैं, तो इन सब में पेन था, वो धीरे धीरे सब बेटर हो रहा था। लेकिन अब क्या है कि उनके सिम्टम्स वापस से वैसे ही हो गए। ठीक है, एक्सरसाइजेस भी कर रहे थे, स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वापस से उनके सिम्टम्स आ गए हैं। और सेम स्टेयर्स क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वॉकिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब वही है सेम क्वेश्चन कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या हमें कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कराने चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी उनका एमआरआई हो चुका है। तो उसमें यही डायग्नोस हुआ है। तो अब आगे क्या करें हम? मेरे एक दो क्वेश्चंस आपसे और थे। ये जो डायग्नोसिस हुई थी एमआरआई की, एमआरआई करीब कितने टाइम पहले हुआ होगा? ये आई थिंक 2 मंथ्स हो गए एमआरआई के। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एवियन हिप में ये समझना कि एवियन हिप एक प्रोग्रेसिव डिसीज है। एवियन मतलब एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप, जिसमें हमारा जो फेमरल हेड है उसका ब्लड सप्लाई बिकॉज ऑफ एनी रीजन कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हिप का जो जॉइंट है उसकी स्फेरिसिटी खराब होने लगती है, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज एवियन ऑफ द हिप जॉइंट। आई होप ये सब आप जानते होंगे। बट एवियन बिकॉज एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, तो किस स्टेज में डिसीज डायग्नोस हुई है ये इंपॉर्टेंट है उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। एंड बिकॉज ये डिसीज नेक्स्ट स्टेजेस में जा सकती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज़ को ट्रैक करते रहें। तो फिकेट एंड आर्लेट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो यूज होता है टू स्टेज एवियन ऑफ द हिप। आपके केस में जो स्टेज 2 में पेशेंट आपके पास आया था और जिसे फिजियोथेरेपी रेकमेंड की गई थी, जिससे वो बेटर भी हो रहा था, इन सिनेरियो जब आप ये ऑब्जर्व करते हो कि अब आपके पेशेंट की वर्सनिंग होने लगी है इवन विद द ट्रीटमेंट, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और फिजियोथेरेपी भी है, तो जो पहला सस्पिशन दिमाग में आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या डिसीज नेक्स्ट स्टेज में प्रोग्रेस हो रही है, राइट? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट विल हेल्प अस डिसाइड कि पेशेंट का नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो आई थिंक ऐसे केसेस में आपको पेशेंट को फिर से एग्जामिन करके देखना चाहिए हिप के रोटेशंस क्या पहले जैसे ही हैं या और रिस्ट्रिक्शन होने लगा है, स्पेशली इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होने लगे हैं। आप नी जब फ्लेक्स करते हो तो हिप के एक्सिस में कोई चेंज आ रहा है क्या पेशेंट को कोई फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है, क्या वो पहले स्क्वाट कर पा रहा था अब नहीं कर पा रहा है, यू आर ऑब्जर्विंग दैट। और आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कोई लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। तो ये सारी क्लिनिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि डिसीज का कोई प्रोग्रेशन तो नहीं हो रहा। एंड अल्टीमेटली वी वुड डेफिनेटली वांट टू गेट एन एमआरआई डन of the hip joint and compare it with the previous MRI, which will help us to understand कि disease की stage में कोई फर्क आ गया है क्या disease अब stage 2 से stage 3 या stage 4 में चली गई है। Because अगर हम stage 3 या 4 से डील कर रहे हैं अब, तो in that case
maybe doing a physiotherapy may not be enough and he would require some surgery in the coming time. And important thing और ये भी है कि आप ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें जो सर्जरीज हैं वो किस तरीके की होती हैं, राइट? तो इवन दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। यस डॉक्टर युगल, थैंक यू सो मच, आपने अभी तक इतना कुछ हमें बताया। एंड मैंने काफ़ी सुना है कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी के बारे में एवीएन के केस में। मेरे फिजियो फ्रेंड्स हैं, ऑर्थोपेडिक कलीग्स हैं, वो काफ़ी इस सर्जरी के बारे में बात करते हैं इस केस के लिए। तो मुझे आप ये बताओ कि ये कितना इफेक्टिव है भी या नहीं है, लॉन्ग टर्म केसेस में क्या सीन रहता है? एब्सोल्युटली डॉक्टर आस्था, कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी काफ़ी टाइम से एवीएन हिप में करी जाने वाली सर्जरी है। अच्छे रिजल्ट्स हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वो सर्जरी किन पेशेंट्स को सजेस्ट कर रहे हो। स्टेजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया सर्जरी सजेस्ट करने के लिए, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड आपको पता होगा कि जो स्टेज 3 और स्टेज 4 की डिसीज़ हैं, जब जो फीमरल हेड का शेप है वो डिस्टॉर्ट होने लगता है या आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है जॉइंट में, एस्टेबुलम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उन केसेस में कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी का कोई रोल नहीं है। बट जो अर्ली स्टेजेस ऑफ द डिसीज हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 ऑफ द डिसीज हैं, जहाँ पे पेशेंट अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं मेडिकेशन से या फिजियोथेरेपी से, उन केसेस में कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कोर डिकम्प्रेशन। हम कोर को डिकम्प्रेस कर देते हैं। सो व्हाट वी डू इज दैट जो फीमर का हेड है उसमें हम मल्टीपल ड्रिल होल्स बना देते हैं। हम एक मोटराइज ड्रिल से उसमें ड्रिल कर देते हैं। इट्स ए सर्जिकल प्रोसीजर। वो हम इस एक्सपेक्टेशन से करते हैं कि जो नेक्रोटिक बोन है, जो डेड बोन है हेड में, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी एंड जो ब्लड का फ्लो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज एवास्कुलर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लेस ब्लड, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो। ऐसा करने से 70% केसेस में एवीएन की स्टेज फर्दर बढ़ने से रुक जाती है एंड इट इज सीन इन मेनी केसेस दैट डिसीज कंप्लीटली प्रोग्रेस होना बंद हो जाती है। तो कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी इज अ वेरी वेरी गुड सर्जरी, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे डिसीज अर्ली स्टेज में, जैसे आपके केस में जब पेशेंट स्टेज 2 में आया था, वी कैन ऑफर हिम कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी। बट अगर हमारे एमआरआई में अब ये मिलता है कि पेशेंट 3 या 4 में प्रोग्रेस कर गया है, तो कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी का कोई खास रोल नहीं है। And after that we can do rehabilitation. Absolutely. So core decompression के बाद we generally advise our patient not to put weight on the leg for at least 1.5 months because आपने उस femoral head को weak कर दिया है by drilling in it. एक बार वो consolidate हो जाता है, then the strengthening exercises around the hip joint, abductor strengthening, range of motion exercises, they are very very important. तो ये सारी information है AVN hip के बारे में। आप कौन सी स्टेज के डिसीज के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंसेस कोर डिकम्प्रेशन सर्जरीज के बाद रिहैबिलिटेशन में। थैंक यू सो मच।